भारत, जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, उस पर मुगल साम्राज्य राज करता था। लेकिन धीरे धीरे यह साम्राज्य बिखर गया और एक व्यापारिक कंपनी ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया। आखिर कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो सिर्फ मसाले और कपड़े लेने आई थी, भारत की सबसे बड़ी ताकत बन गई। कैसे मुगलों का साम्राज्य गिरा और अंग्रेजों का राज शुरू हुआ, इस सीरीज में हम आपको कदम दर कदम ले चलेंगे। मुगल साम्राज्य के पतन से लेकर 1857 के विद्रोह और ब्रिटिश राज की शुरुआत तक जुड़े रहिए हमारे साथ। हाउ डिड ब्रिटिश एम्पायर टेक ओवर इंडिया? फॉल ऑफ मुगल एम्पायर। कभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। धरती पर अनाज लहलहाता था, नदियां जैसे सोना बहाती थीं और बाजारों में ऐसी रौनक थी कि दुनिया भर से व्यापारी खिंचे चले आते थे। लेकिन इस समृद्ध भूमि पर राज करने वाले मुगल सम्राटों की कहानी उतनी ही चमकदार, उतनी ही दर्दनाक भी है। 1526 का साल, बाबर नाम का योद्धा जो फरघना की वादियों से आया, दिल्ली की धरती पर उतरा। पानीपत की पहली लड़ाई में उसने इब्राहिम लोदी को हराया और एक नए साम्राज्य की नींव रखी। यह साम्राज्य आगे चलकर ऐसा फैला कि इसकी गूंज हिंदुकुश से बंगाल तक सुनाई देती थी। अकबर के राज में यह साम्राज्य अपनी ऊंचाई पर पहुंचा। उसने धर्म सहिष्णुता और न्याय की मिसालें कायम की। कृषि सुधार, प्रशासनिक व्यवस्था और कला संस्कृति के संरक्षण ने भारत को नई पहचान दी। दिल्ली दरबार की शान देखकर विदेशी यात्री कहते थे, यह दुनिया का सबसे धनी और शक्तिशाली साम्राज्य है। लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जहांगीर और शाहजहां ने कला और स्थापत्य में अमर यादें छोड़ी, लेकिन सत्ता के लिए दरबार की अंदरूनी राजनीति बढ़ने लगी। ताजमहल की खूबसूरती के पीछे साम्राज्य पर चढ़ते बोझ की आहट सुनाई देने लगी थी। और फिर आया औरंगजेब का दौर। विशाल साम्राज्य, लेकिन धार्मिक कठोरता और लगातार युद्धों ने नींव हिला दी। जो साम्राज्य एकता से खड़ा था, उसमें दरारें पड़ने लगी। यही था उस महान मुगल साम्राज्य का प्रारंभ और धीरे धीरे उसका कमजोर पड़ना। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। अब जानेंगे औरंगजेब की नीतियां और साम्राज्य के बिखराव की कहानी। औरंगजेब, वह सम्राट जिसने मुगल साम्राज्य को अपनी सबसे बड़ी सीमा तक पहुंचाया, लेकिन यही विस्तार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गया। औरंगजेब बेहद परिश्रमी और सख्त शासक था। उसने ताजमहल जैसे भव्य निर्माणों के बजाय सेना और कलीलों पर धन खर्च किया। लेकिन उसकी कठोर धार्मिक नीतियों ने साम्राज्य के ताने बाने को हिला दिया। उसने जजिया कर दोबारा लागू किया, मंदिरों को गिरवाया और कई जगह धार्मिक स्वतंत्रता पर रोक लगाई। जो साम्राज्य अकबर की सहिष्णुता पर टिका था, वहां अब असंतोष बढ़ने लगा। हिंदू राजाओं, सिख गुरुओं और मराठों ने खुलकर विरोध करना शुरू किया। मराठा योद्धा शिवाजी और उनके उत्तराधिकारियों ने दक्षिण में औरंगजेब को सालों तक उलझाए रखा। बीजापुर और गोलकुंडा के खिलाफ उसके लंबे युद्धों ने खजाना खाली कर दिया। सेनाएं थक गईं, जनता पर कर का बोझ बढ़ गया। उधर उत्तर भारत में सिख गुरुओं के बलिदान ने स्वतंत्रता की नई चिंगारी जलाई। राजपूतों का विश्वास भी डगमगा गया। साम्राज्य की वह एकता जो कभी उसकी ताकत थी, अब बिखरने लगी। औरंगजेब ने अपने जीवन के आखिरी साल युद्धों में गुजारे। 88 साल की उम्र में जब वह दक्षिण के अहमदनगर में मरा, तो उसने पीछे छोड़ा एक विशाल लेकिन थका हुआ, टूट चुका साम्राज्य। औरंगजेब की नीतियों ने वह दरारें डाल दी जिनसे मुगल साम्राज्य धीरे धीरे बिखरने लगा। अब जानेंगे मुगल साम्राज्य का पतन और अंग्रेजों के उदय की कहानी। दिल्ली से एक गंभीर अंतिम संस्कार जुलूस गुजरता है। हवा मातम और अनकही महत्वाकांक्षा से भरी है। राजकुमारियों ने घूंघट से झांका, हर एक सिंहासन के लिए मूक दावेदार। उनकी आंखों में एक खतरनाक भूख झलक रही थी। एक लड़खड़ाते साम्राज्य का भार भारी है, जो आसन्न गिरावट की एक स्पष्ट भावना हर छाया में व्याप्त है। अंतिम संस्कार जुलूस आगे बढ़ता है, इस बात से अनजान कि साम्राज्य अपने पतन की शुरुआत में है। लाल किले पर अराजकता छा जाती है, क्योंकि नादिर शाह की सेनाएं धावा बोलती हैं। लूटपाट और नरसंहार की रात शुरू होती है। अराजकता के बीच विरासत का प्रतीक मयूर सिंहासन आक्रमणकारियों का निशाना बन जाता है। एक बूढ़ा दरबारी निराशा में विनती करता है,
दया करो महाराज, यह हमारी विरासत है। नादिर शाह की आंखें लालच से चमकती हैं और वह घोषणा करता है, अब यह मेरी विरासत है। दिल्ली की निर्दयी धूप के नीचे बहादुर शाह जफर अपने सूर्यास्त का सामना कर रहे हैं, क्योंकि सिपाही उन्हें घेरते हैं। उनकी संगीनें कठोर प्रकाश को दर्शाती हैं। जैसे जैसे घेरा कसता जाता है, धूल उड़ती है जो साम्राज्य की अंतिम सांस का प्रतीक है। जफर की आवाज दुहक से भरी हुई धूल भरी हवा में गूंजती है। क्या यही मेरे साम्राज्य का अंत है? एक अंग्रेज अफसर का ठंडा जवाब हवा में गूंजता है, आपका साम्राज्य अब इतिहास है। संगीन की चमक एक पिंजरा बन जाती है जो एक गिरे हुए सम्राट के भाग्य को सील कर देती है। जफर की आंखें डूबते सूरज को दर्शाती हैं, जैसे जैसे उनका साम्राज्य यादों में धुंधला होता जा रहा है। मुगल साम्राज्य की ताकत जहांगीर और शाहजहां तक आते आते अपार थी। कला, संगीत और स्थापत्य की ऊंचाइयां ताजमहल जैसी अद्भुत रचना में झलकती हैं, पर इसी वैभव के नीचे साम्राज्य की नींव धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। फिर आया औरंगजेब, एक ऐसा शासक जो वीर, दूरदर्शी और निडर था, लेकिन उसके शासन की कठोर नीतियां साम्राज्य को भीतर से तोड़ने लगीं। उसने करों को सख्ती से लागू किया, धार्मिक असहिष्णुता बढ़ाई और लगातार युद्धों में साम्राज्य की संपत्ति खर्च की। दक्षिण में मराठों से, उत्तर पश्चिम में सिखों से और उत्तर पूर्व में असम व आहोम राजाओं से टकराव साम्राज्य चारों तरफ से युद्ध में उलझ गया। औरंगजेब की यही गलती थी कि उसने तलवार से दिल जीतने की कोशिश की, संवाद से नहीं। जहां अकबर ने हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल दी थी, वहीं औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने और जज्जिया कर लगाने जैसी नीतियों से समाज में दरारें पैदा की। लोगों के दिलों में विद्रोह की आग धीरे धीरे भड़कने लगी। साम्राज्य अब विशाल तो था, लेकिन बिखरा हुआ। सैनिक सालों तक युद्धों में थक चुके थे, खजाना खाली हो रहा था और जनता असंतुष्ट थी। जो दिल्ली दरबार कभी दुनिया की शान था, वही अब विद्रोह और षड्यंत्र का अड्डा बन रहा था। यही समय था जब मुगल साम्राज्य अपनी सबसे बड़ी कमजोरी की तरफ बढ़ रहा था। किले तो मजबूत खड़े थे, लेकिन लोगों का भरोसा टूट चुका था। अब में जानेंगे कैसे औरंगजेब के बाद के कमजोर शासकों ने साम्राज्य को और गिरा दिया, और कैसे अंग्रेजों ने इस कमजोरी का फायदा उठाया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल दरबार मानो अपनी चमक खो चुका था। दिल्ली के सिंहासन पर एक एक कर कमजोर बादशाह बैठते गए। बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुख हसियर, कोई भी वैसा नेतृत्व नहीं दिखा पाया जो साम्राज्य को संभाल सके। दरबार अब साजिशों और षड्यंत्रों का अड्डा बन चुका था। इसी बीच उभर कर आई एक नई शक्ति, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। शुरुआत में वे व्यापारी थे, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा कहीं अधिक गहरी थी। उन्होंने राजनीति के खेल को भांप लिया और फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। स्थानीय राजाओं और नवाबों को आपस में लड़ाकर वे धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करते गए। 1757 का प्लासी का युद्ध इसका निर्णायक मोड़ था। सिर्फ 3000 अंग्रेज सैनिकों ने 50,000 से अधिक बंगाली सैनिकों को हरा दिया, क्योंकि नवाब के अपने ही सेनापति मीर जाफर ने विश्वासघात कर दिया था। यही दिन था जब भारत की किस्मत ने करवट ली। दिल्ली में बैठे मुगल अब नाम मात्र के शासक रह गए थे। 1857 तक आते आते बहादुर शाह जफर सिर्फ एक प्रतीक भर थे। साम्राज्य का वैभव जो बाबर और अकबर ने खून पसीने से खड़ा किया था, अब अंग्रेजों की मुट्ठी में जा चुका था। यह कहानी सिर्फ साम्राज्य के पतन की नहीं, बल्कि उस सबक की भी है कि जब एकता टूटती है तो बाहरी ताकतें हावी हो जाती हैं। भारत की विविधता उसकी ताकत थी, लेकिन विभाजन उसका सबसे बड़ा घाव बन गया। धस यही थी कहानी मुगल साम्राज्य के पतन और ब्रिटिश सत्ता के उदय की। अगले जानेंगे कैसे अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरे भारत पर शासन की जड़ें गहरी की। 1857 का साल भारत के इतिहास में एक ऐसा मोड़ था जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। यह समय था जब भारतीय सैनिकों और आम जनता ने मुगलों के नाम मात्र के शासन के खिलाफ
और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह किया। यह विद्रोह, जिसे हम सिपाही विद्रोह या पहली स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, पूरे देश में आग की तरह फैल गया। मेरठ से शुरू होकर दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी और अन्य कई जगहों तक यह आग फैल गई। लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, सेनाएं विद्रोह कर रही थीं और भारत के वीर राजा, रानी और सैनिक अपने देश के लिए जान दे रहे थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और कानपुर के बक्सर के नायक बहादुर शाह जफर तक सभी ने ब्रिटिशों के खिलाफ साहसिक लड़ाई लड़ी। लेकिन अंग्रेजों की रणनीति बेहद चतुर और निर्मम थी। उन्होंने अपने आधुनिक हथियारों, संगठित सेनाओं और धोखेबाज कूटनीति से विद्रोह को कुचल दिया। बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया और विद्रोह के नेता मार डाले गए। इस विद्रोह की असफलता ने भारतीयों को एक कड़वा सबक सिखाया कि अंग्रेज केवल व्यापारी नहीं, बल्कि राजनीतिक और सैन्य शक्ति के रूप में पूरी तरह से देश में पैठ बना चुके थे। 1858 के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। ब्रिटिश राज ने नए प्रशासनिक नियम, कानून और शिक्षा प्रणाली लागू की। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था, कृषि और समाज पर गहरी पकड़ बना ली। अब भारत केवल भूभाग नहीं, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न हिस्सा बन गया था। यह कहानी उस संघर्ष की है जो असफल जरूर हुआ, लेकिन जिसने स्वतंत्रता की ज्वाला को हमेशा जिंदा रखा। यह याद दिलाती है कि स्वतंत्रता की कीमत 1858 के बाद भारत पूरी तरह से ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। अब अंग्रेज केवल विजेता नहीं, बल्कि शासक बन चुके थे। उन्होंने प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह बदल दिया। नए कानून, कर प्रणाली, रेलवे, डाक और प्रशासनिक विभाग लागू किए। हर कोने में अंग्रेजों की नजर थी। शिक्षा का नया ढांचा आया। अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा मिला, लेकिन इसका उद्देश्य केवल कर्मचारियों और नौकरशाहों की नई पीढ़ी तैयार करना था, जो ब्रिटिश शासन के अधीन काम कर सके। भारत की पारंपरिक शिक्षा और संस्कृति को धीरे धीरे नजरअंदाज किया गया। कृषि और अर्थव्यवस्था में भी ब्रिटिशों का दबदबा बढ़ा। गांवों के किसान भारी करों के बोझ तले दब गए, कच्चे माल को सस्ते में खींचा और तैयार वस्तुएं महंगी बेचकर भारत की संपत्ति धीरे धीरे लूटी गई। झगड़े और विरोध हुए, लेकिन अंग्रेजों की संगठित सेना और प्रशासन ने उन्हें दबा दिया। फिर भी जनता ने हार नहीं मानी। छोटे छोटे विद्रोह, नारे और गुप्त संगठन बनते रहे। लोग अपनी भाषा, रीति रिवाज और संस्कृति को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। यही संघर्ष भविष्य में बड़े आंदोलनों का बीज बना। ब्रिटिश शासन ने भारत को आधुनिक अवसंरचना, कानून और प्रशासन दिया, लेकिन साथ ही जनता के ऊपर सामाजिक और आर्थिक नियंत्रण भी कड़ा किया। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि जब कोई बाहरी शक्ति गहरी पकड़ बनाती है तो एक पीढ़ी पूरी तरह से प्रभावित होती है, लेकिन संघर्ष और संस्कृति की ज्वाला हमेशा जीवित रहती है। 19वीं शताब्दी का अंत, भारत पर अंग्रेजों की पकड़ कड़ी हो चुकी थी, लेकिन साथ ही जनता के भीतर असंतोष की चिंगारी भी धधक रही थी। शिक्षा के प्रसार ने एक नया वर्ग तैयार किया, पढ़े लिखे भारतीय, जिन्हें अपनी गुलामी और भी गहरी लगने लगी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। शुरुआत में इसका स्वरूप बहुत शांतिपूर्ण था। नेताओं का मानना था कि अंग्रेजों से विनम्रता पूर्वक संवाद कर सुधार लाया जा सकता है। दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे भारत की संपत्ति लगातार इंग्लैंड की ओर बह रही है। गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेता सुधार और शिक्षा के माध्यम से जनता को जगाने लगे। वहीं बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह आवाज युवाओं के दिलों में गूंज उठी। कांग्रेस के भीतर दो धाराएं बनने लगी। एक नरमपंथी जो संवाद और सुधार पर विश्वास करती थी, और दूसरी उग्रपंथी जो आंदोलन और प्रतिरोध का रास्ता चाहती थी। बंगाल विभाजन 1905 ने जनता को और भड़काया। स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। देशी उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। यही दौर था
जब आम जनता भी आंदोलन का हिस्सा बनने लगी। अब यह केवल पढ़े लिखे लोगों का मंच नहीं रहा, बल्कि किसानों, मजदूरों और छात्रों तक आजादी की गूंज पहुंचने लगी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का यह पहला चरण था, जहां जनता ने पहली बार सामूहिक रूप से अपनी आवाज बुलंद करनी शुरू की। अब जानेंगे महात्मा गांधी का आगमन और आंदोलन का नया मोड़। 1915 एक साधारण धोती पहने दक्षिण अफ्रीका से लौटे मोहनदास करमचंद गांधी भारत की धरती पर उतरे। उन्हें लोग जल्द ही महात्मा कहने लगे। गांधी ने सत्य और अहिंसा को अपने सबसे बड़े हथियार बनाया। उन्होंने किसानों, मजदूरों और आम जनता के दुखों को समझा। चंपारण में नील किसानों की लड़ाई, अहमदाबाद के मजदूरों की हड़ताल और खेड़ा में कर माफी के आंदोलनों ने जनता को दिखा दिया कि यह नेता केवल बातों का नहीं, बल्कि संघर्ष का प्रतीक है। 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड पूरे देश को झकझोर गया। निहत्थे लोगों पर गोलियों की बरसात ने अंग्रेजों का असली चेहरा उजागर कर दिया। यही वह पल था जब गांधी ने फैसला किया, अब अंग्रेजों के साथ सहयोग नहीं बल्कि असहयोग होगा। 1920 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन। गांधी ने जनता से अपील की, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करो, सरकारी नौकरी छोड़ो, स्कूल कॉलेज से अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करो। पूरा देश खादी पहनने लगा, चरखा चलाने लगा। यह आंदोलन सिर्फ राजनीतिक नहीं था, बल्कि आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान का प्रतीक भी था। जनता की भागीदारी देखकर अंग्रेजों की निम्ब हिलने लगी। लेकिन 1922 के चौरी चौरा कांड में हिंसा भड़कने पर गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। यह निर्णय कई लोगों को निराश कर गया, पर गांधी अपने सिद्धांतों से कभी नहीं डिगे। असहयोग आंदोलन ने पहली बार पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा और यह साफ कर दिया कि अब आजादी का सपना केवल कुछ नेताओं का नहीं, बल्कि करोड़ों जनता का है। अब जानेंगे नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन की गूंज। 1930 नमक कानून के खिलाफ गांधी ने भारत के तट की ओर कदम बढ़ाया। साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील का मार्ग तय करते हुए उन्होंने हाथ में सिर्फ झोला और हिम्मत रखी। यह नमक सत्याग्रह केवल नमक बनाने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि अंग्रेजों के अन्याय और करों के खिलाफ पूरे भारत की आवाज बन गया। गांधी और उनके अनुयायियों ने नमक बनाना शुरू किया। जनता ने धीरे धीरे उनका समर्थन किया। छोटे गांवों से लेकर शहरों तक लोग शामिल हुए। आंदोलन देश के हर कोने में गूंजने लगा। अंग्रेजों ने हजारों लोगों को जेल में डाला, पर जनता का उत्साह कभी कम नहीं हुआ। 1942 अब देश पूरी तरह तैयार था। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की पुकार लगाई। यह आवाज केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की नहीं थी, बल्कि आत्मसम्मान और पहचान की थी। छात्रों, किसानों, मजदूरों और महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। देश भर में विरोध और सत्याग्रह की लहर दौड़ गई। जेलों में जगह कम पड़ गई। कई नेताओं ने अपने परिवार, अपनी नौकरी और अपने घर को छोड़कर स्वतंत्रता की खातिर संघर्ष किया। हिंसा नहीं, अहिंसा से यह आंदोलन अंग्रेजों को चुनौती दे रहा था। दुनिया ने देखा कि भारत केवल हथियारों से नहीं, बल्कि अपनी एकता और संकल्प से लड़ रहा है। नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन ने यह साबित कर दिया कि स्वतंत्रता अब दूर की नहीं, बल्कि वास्तविकता की ओर बढ़ रही है। यह आंदोलन भारतीय जनता के साहस, धैर्य और आत्मसम्मान का प्रतीक बन गया। 15 अगस्त 1947 वह सुबह जब भारत की धरती पर पहली बार आजादी की धूप बिखरी। लाखों लोगों की पीड़ा, संघर्ष और सपनों का फल अब हाथों में था। लाल किले की प्राचीर से जवाहरलाल नेहरू ने ट्रस्ट ऑफ इंडिया की पहली स्वतंत्र भारत की घोषणा की। हर कोने में खुशी, उत्साह और उम्मीद की लहर दौड़ गई। सड़कें और गलियां झंडों और फूलों से सजी थीं। लोग खुशी के आंसू बहा रहे थे। बच्चे और बूढ़े एक जैसे मुस्कुरा रहे थे। लेकिन स्वतंत्रता की खुशी के साथ भारी दुहक भी था। विभाजन की वजह से करोड़ों लोग घर बार छोड़कर नई सीमाओं की ओर पलायन करने लगे। पंजाब और बंगाल में धार्मिक आधार पर हिंसा फैल गई। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई
और लाखों परिवार बिखर गए। शहर और गांव दोनों में भारी बेचैनी और भय का माहौल था। हर मुसाफिर अपनी खोई हुई जमीन, रिश्तेदार और पहचान की खोज में था। यह समय भारत की स्वतंत्रता का सबसे चुनौतीपूर्ण और दर्दनाक पहलू था। स्वतंत्र भारत ने तुरंत संविधान बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया। संविधान सभा में नेताओं ने दिन रात मेहनत की। 1950 में गणतंत्र घोषित हुआ और देश ने लोकतंत्र की नींव रखी। अब भारत केवल स्वतंत्र नहीं था, बल्कि अपने कानून, न्याय और सामाजिक ढांचे में अपने निर्णय स्वयं लेने वाला राष्ट्र बन गया। स्वतंत्रता केवल ब्रिटिश शासन से मुक्ति नहीं थी, यह भारतीय जनता की अपनी पहचान, भाषा, संस्कृति और न्याय का पुनः अधिग्रहण भी थी। यह उन लाखों लोगों की कहानी थी जिन्होंने अपने खून, पसीने और आंसुओं से आजादी की कीमत चुकाई। हर झंडा जो आज ऊंचा है, हर गीत जो आज गूंजता है, वह उन वीरों की कहानी कहता है जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। यह हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता केवल एक तारीख नहीं, बल्कि अनगिनत संघर्षों